Good morning, all of you. Audit strategy, plan and program, chapter number 2. चैप्टर 2 के एकदम शुरू में आ जाओ. इस चैप्टर में कौन सा स्टैंडर्ड पाया जाता है? SA 300. SA 300 का नाम क्या है? प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ये देखो इधर, नाम याद करो, ये नाम याद करो अच्छे से. प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, चैप्टर नंबर 2 में आता है पूरा. ठीक है, आ गए इधर ऐसे 300. अब इस चैप्टर के नाम में आप देखो 3 चीज़ें: ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लान एंड ऑडिट प्रोग्राम. सबसे ऊपर होता है स्ट्रैटेजी, फिर प्लान, फिर प्रोग्राम. इसके लिए मैंने एक मास्टर डायग्राम और समरी चार्ट बना रखा है, मैं दिखाऊंगा बाद में. पहले इधर देख लो. ऑडिट में कितने स्टेजेस होते हैं इन जनरल? 3. प्लानिंग स्टेज, परफॉर्मेंस स्टेज, रिपोर्टिंग स्टेज. प्लानिंग स्टेज में जो प्लान आप बनाते हो वो क्लाइंट के गए नहीं हो, उससे डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मंगवा लिया, उसकी वेबसाइट चेक कर ली, उसके एनुअल रिपोर्ट देख लिए 2-3 साल के, तो बाहर बैठे हुए जितना भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं करके एक इनिशियल प्लान बन गया. असली प्लान तो बनेगा सर जाने के बाद. अब यहाँ पे ये परफॉर्मेंस स्टेज. परफॉर्मेंस स्टेज को क्या बोलते हैं ब्रैकेट में? मतलब जाने के बाद. तो जाने के बाद वहाँ पे टेस्ट ऑफ कंट्रोल वगैरह करोगे, पता चलेगा इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है कि वीक है. अकॉर्डिंगली प्लान चेंज होगा कि नहीं होगा? चेंज होगा. तो द प्लान विल चेंज एंड देन यू विल स्टार्ट परफॉर्मिंग इट. और लास्ट में क्या आता है? रिपोर्टिंग स्टेज. ठीक है, ये रहा वो मास्टर चार्ट जो मैंने बताया था ना अबाउट ऑडिट प्रोसीजर्स. ठीक है, ऑडिट प्रोसीजर्स बेस्ड ऑन पर्पस कितने तरह के होते हैं? रैप, फैप. रैप का मतलब रिस्क असेसमेंट, यानी कि 100 आइटम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, किस किस में रिस्क ज़्यादा है, किस में कम है. जिसमें रिस्क ज़्यादा है ज़्यादा ऑडिट, जिसमें कम रिस्क है कम ऑडिट, तो रिस्क असेसमेंट. और दूसरा क्या होता है? फैप. फैप ही असली ऑडिट है जहाँ हम ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके एविडेंस ऑब्टेन करते हैं. ठीक है, बेस्ड ऑन द मेथड्स कितने तरह के ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं? सर 7. नाम याद है अपने को? अब ये ऐसे 300. एक बात हमेशा याद रखना फ्रॉम MCQ पॉइंट ऑफ व्यू, whenever they use the word planning, audit planning, तो प्लानिंग में 2 चीज आता है, स्ट्रेटेजी भी आता है और प्लान भी आता है. देखो क्या लिखा है, प्लान ऐसे 300. प्लानिंग एंड ऑडिट इन्वॉल्व्स नंबर 1 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ओवरऑल स्ट्रेटेजी, डेवलपमेंट ऑफ एन ऑडिट प्लान. तो प्लानिंग वर्ड में दोनों आता है, स्ट्रेटेजी भी और प्लान भी. ये बात बार बार आती रहेगी. ठीक है, प्लान बनाना, स्ट्रेटजी बनाना जरूरी क्यों है? नंबर 1, ताकि हम इफेक्टिव, एफिशिएंट और टाइमली ऑडिट कर सकें. हमें क्लाइंट के बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए और प्लान जो भी बनेगा टाइम टू टाइम एज वी गैदर न्यू इन्फॉर्मेशन वी विल डेवलप एंड चेंज द प्लान. तो फर्दर डेवलप एंड रिवाइज द प्लान एज नेसेसरी. डेल्टा प्लान मतलब रिवाइज द प्लान, चेंज द प्लान. नया इन्फॉर्मेशन मिला, चेंज द प्लान. ठीक है, अब ये है वो मास्टर चार्ट कि भाई तीनों शब्दों में डिफरेंस क्या है. एक बार यहीं से याद करें. ऑडिट स्ट्रेटेजी मीन्स STD ऑफ ऑडिट. STD का फुल फॉर्म स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन. ऑडिट प्लान इंक्लूड्स NTE नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स. ऑडिट प्रोग्राम इंक्लूड्स लिस्ट ऑफ आइटम वाइज ऑडिट प्रोसीजर. मतलब अगर मान लो कि FS के अंदर 20 तगड़े आइटम है तो हर आइटम के लिए एक ऑडिट प्रोग्राम बनेगा. तो कितने ऑडिट प्रोग्राम बनेंगे? 20 ऑडिट प्रोग्राम्स. ऑडिट स्ट्रैटेजी. ऑडिट स्ट्रैटेजी को आप समझते हैं, डेफिनेशन तो याद हो कि आप समझते हैं. समझने के लिए ऑडिट स्ट्रैटेजी का बेसिक मकसद होता है मैन पावर प्लानिंग. कि इस ऑडिट में एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं पार्टनर हूँ फर्म का, तो इस ऑडिट में कितने आदमी भेजने पड़ेंगे, किस लेवल के आदमी भेजने पड़ेंगे, क्वालिटी कैसी होगी उनकी, ऑल दैट आई हैव टू सी. तो मैन पावर प्लानिंग प्लस वेदर आई नीड टू यूज द वर्क ऑफ एक्सपर्ट. क्या मुझे किसी एक्सपर्ट की, इंटरनल ऑडिटर की, अदर ऑडिटर की, ब्रांच ऑडिटर की ज़रूरत है कि नहीं है. सो स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व्स टोटल मैन पावर प्लानिंग. ठीक है, टोटल मैन पावर प्लानिंग. एक बात बताओ, तुम एक विद्यार्थी हो, स्टूडेंट, क्या तुम ऐसा कोई मैन पावर प्लानिंग करते हो क्या? तुम ही हो जो हो, तुम ही को पढ़ना है. आई एम अ टीचर, क्या मैं ऐसा कोई मैन पावर प्लानिंग करता हूँ? मुझे ही पढ़ाना है, मुझे ही करना है, मुझे मालूम है. हाँ, मेरे सेंटर को रन करने के लिए, मैनेजमेंट के लिए लोग हैं, पर जहाँ तक एज ए टीचर मेरा रोल है, देयर इज़ नो मैन पावर प्लानिंग बिकॉज आई एम अ टीचर. मैं खुद ही पढ़ाऊँगा, खुद ही बुक बनाऊँगा, सब है ना.
पर ऑडिट का काम तो ऐसे नहीं होता। जो लोग ऑडिट करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लोग, वो खुद जाते हैं कि टीम को भेजते हैं, तो उनको करना पड़ता है मैन पावर प्लानिंग। सो स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व्स मैन पावर प्लानिंग प्लस यूज ऑफ एक्सपर्ट्स और अदर्स। स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि क्लाइंट की नीड्स क्या है, अकॉर्डिंगली उतने रिसोर्सेज प्लान होंगे। अगर मेरा क्लाइंट बोलता है जल्दी ख़त्म कीजिए, ज़्यादा लोग एक बार में लगा दूंगा। अगर बोलता है आराम से ख़त्म कीजिए, एक बार में कम लोग लगेंगे। बड़ा क्लाइंट है, ज़्यादा टीम साइज, छोटा क्लाइंट है, कम टीम साइज, कॉम्प्लिकेटेड क्लाइंट है, ज़्यादा एक्सपर्ट लेवल के ऑडिट स्टाफ को भेजूंगा, ठीक है। हल्का सा क्लाइंट है, मतलब ट्रेडिशनल बिजनेस वाला, तो लो लेवल के स्टाफ को भेज दूंगा, है ना। सीए फर्म में तो मैन पावर का एक पूरा हायरार्की होता है, ये ज़्यादा क्वालिफाइड, ये सेमी क्वालिफाइड, ये लेस, तो अकॉर्डिंगली क्लाइंट का जैसा रिक्वायरमेंट वैसा टीम प्लानिंग करेंगे। अब आता है ऑडिट प्लानिंग। सर ऑडिट प्लानिंग इज मोर डिटेल्ड, ऑडिट प्लान इज मोर डिटेल्ड दैन स्ट्रैटेजी। यहाँ पे क्या क्या होता है, रैप, फैप, ओपैप। रैप फैप तो पता है, ओपैप अदर प्लान्ड ऑडिट प्रोसीजर, वेरी गुड। ऑडिट प्रोग्राम, सर ये माइक्रो प्लान है, मतलब लिस्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स रहता है इसमें, ठीक है। SA 300 क्या नाम है, प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। प्लान बनाने से क्या होता है, वाई इज प्लान नेसेसरी, हाईलाइटर ओनली। इससे सर हमारा क्लाइंट का जो एंगेजमेंट है वो टाइमली ख़त्म कर पाएंगे हम। नंबर 2, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स का कंप्लायंस कर पाएंगे। अगर प्लान बना के काम करोगे तब तो सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो कर पाओगे ना, एंड आई एम सपोज टू फॉलो ऑल द स्टैंडर्ड्स। एंड नंबर 3, द रिस्क इज रिड्यूस्ड। ऑडिट रिस्क कितने टाइप का होता है, अब तो पढ़ा चुका हूँ। फॉर्मूला AR इक्वल टू IR इंटू CR इंटू DR, याद है। ऑडिट रिस्क को जीरो कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, तो 3 नंबर पढ़ो। ऑडिट रिस्क इज रिड्यूस टू एन एक्सेप्टेबल लो लेवल, फिर नीचे ब्राउन कलर। ऑडिट रिस्क का मतलब ही होता है दैट आई में एक्सप्रेस inappropriate opinion on the financial statements which are materially misstated। तो inappropriate opinion देने का चांस कम हो जाता है अगर मैं ढंग से प्लान बना के ऑडिट करूं। What are the benefits of audit plan? Only you read the highlighter। Number 1, attention to important areas। प्लान बनाएंगे तो रैप वैप करेंगे तो पता चलेगा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइटम है, ये लेस है, तो जिस आइटम का रोमम हाई ये ज़्यादा ऑडिट, लेस रोमम लो ऑडिट। नंबर 2, रिजॉल्व पोटेंशियल। प्लान बनाते वक्त हमें पता रहता है आगे क्या क्या समस्या आएगी, तो आप उसका पहले से बंदोबस्त कर लेते हो कि नहीं कर लेते हो, कर लेते हो ना बंदोबस्त। नंबर 3, इससे ऑडिट एफिशिएंट होता है, मतलब फास्ट एंड इफेक्टिव, मतलब असरदार ऑडिट। इफेक्टिव ऑडिट का मतलब असरदार, कि हमारा मकसद क्या था, MMS ढूंढना, वो हम पूरा कर पाए। 4 नंबर हाईलाइटर पढ़ो, सिलेक्शन ऑफ टीम मेंबर्स। 5 नंबर DSR, फुल फॉर्म, सही है। 6 नंबर, इससे एक्सपर्ट्स को हमने पहले से प्लान कर लिया कि वी नीड द वर्क ऑफ एक्सपर्ट इन सो मेनी थिंग्स, तो उससे कोऑर्डिनेशन करने में आसानी हो जाता है। यहाँ तक ठीक है। अच्छा ये तो मैंने एक्स्ट्रा समझाया था ना। हमारे CA में कौन सी काबिलियत होनी चाहिए, प्रोफेशनल। लेकिन 11वीं से जब हम अकाउंट्स बनाना सीखते हैं हमारे अंदर एक बीमारी आती है, उस बीमारी का नाम क्या है, कन्फर्मेशन बायस। का मतलब होता है ना आपको चीज़ें मैच कराने में मज़ा आता है, और CA की आदत क्या, मिसमैच, MMS चाहिए उसको, समझ रहे हो। इट्स अ रॉन्ग। जैसे तुम सोचो, तुम्हारा 11th 12th से जो अकाउंट्स में ट्रेनिंग हुआ है वो इस तरह का हुआ है कि अगर तुम्हारा बैलेंस शीट टैली नहीं करे तो तुम बेचैन हो जाओगे, ठीक है, कैसे भी मैच कराएंगे। अब क्लाइंट के जाके ऑडिट कर रहे हो, वहाँ दिख रहा है मिसमैच है, तुम मैच कराने बैठ जाओगे, तुम्हारा काम मैच कराना है कि वो MMS ढूंढना था। ये तो कन्फर्मेशन बायस नाम की बीमारी का उपाय क्या है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या होता है, क्वेश्चनिंग एंड अलर्ट माइंड, क्वेश्चनिंग एंड अलर्ट माइंड, ठीक है। अच्छा मटेरियलिटी कंसेप्ट तो अपने को आता है ना। मटेरियलिटी तुम्हारे सिलेबस में कितने तरह का है, MPM। M इक्वल टू परसेंटेज ऑफ बेंचमार्क, PM इक्वल टू परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, ठीक है। क्वेश्चन इधर ध्यान से, नेचर ऑफ, हेडिंग को पढ़ो, नेचर ऑफ ऑडिट प्लानिंग, अ कंटिन्यूअस एंड इटरेटिव प्रोसेस। प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट प्रोसेस। डिस्क्रीट मतलब यहाँ शुरू यहाँ खत्म, ऐसा नहीं है। इट इज़ अ कंटिन्यूअस एंड इटरेटिव, मतलब बार बार रिपीट करना पड़ता है, बार बार प्लान चेंज करना पड़ता है। मैं तुमसे एक बात बोलता हूँ, पढ़ाई की बात करो। अभी ब्रेक के पहले मैं क्या बोल रहा था, लर्निंग एंड मेमोराइजिंग, इज इट अ डिस्क्रीट प्रोसेस और अ कंटिन्यूअस एंड
और अ कंटिन्यूअस एंड इटरेटिव प्रोसेस। सर कंटिन्यूअस क्लास में पढ़ाते वक्त भी याद करवाया था, आज रिवीजन में भी याद करा रहा हूँ, और भी तुमको बार बार याद करना पड़ेगा। इट्स नॉट डिस्क्रीट प्रोसेस, ठीक है, इट्स अ कंटिन्यूअस। यार हमारे जो डेली एक्टिविटीज़ होते हैं, सुबह होते हैं हम लोग सब रेडी होते हैं, ये डिस्क्रीट प्रोसेस है कि कंटिन्यूअस है? सर जब तक जीऊँगा तब तक ये करना है। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि जो हमारे नित्य क्रम होते हैं या जो हम खाना कंज्यूम कर रहे हैं वो अपने लाइफ टाइम का खाना आज ही मैं कंज्यूम कर लूँ, वैसा तो नहीं होता। इट्स कंटिन्यूअस एंड इटरेटिव। घबराहट नहीं होनी चाहिए इस बात से कि इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। एक सीए को इस बात से घबराहट नहीं होनी चाहिए अरे खत्म ही नहीं होता प्लानिंग। अरे नहीं होता, मतलब आपको नया इन्फॉर्मेशन मिलेगा, प्लान चेंज करो, काम करते जाओ, बार बार रिपीट करते जाओ। ये घबराहट नहीं, यही नेचुरल काम है। तो इट्स नॉट अ डिस्क्रीट प्रोसेस। ब्राउन कलर, प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज ऑफ ऑडिट, बट ग्रीन कलर रादर अ, ठीक है। इटरेटिव का मतलब बोलो, बार बार करना पड़ेगा, रेकरिंग, रेपिटेटिव, ठीक है। अच्छा, मैंने ब्लू कलर से एक क्वेश्चन लिखा है, पढ़ना तो। प्लानिंग करते हो क्या 5 मैटर कंसिडर करने? आंसर है लेमर, कहाँ गया लेमर, एल से लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एप्लीकेबल ऑन द क्लाइंट। अब जैसे मैं बैंक ऑडिट पे जा रहा हूँ तो सर बैंक्स के ऊपर तो बैंकिंग एक्ट, आरबीआई गाइडलाइन, क्या क्या लगता है, तो वो देखेंगे कि नहीं देखेंगे? देखेंगे ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लीगल फ्रेमवर्क एप्लीकेबल ऑन द क्लाइंट। लेमर, ए से एनालिटिकल प्रोसीजर एज रैप। मर, एम से मटेरियलिटी निकालो। ई से एक्सपर्ट लगेगा कि नहीं सोचो, ठीक है। और लेमर, आर से अदर रैप, ठीक है। रैप 2 बार आता है, एनालिटिकल प्रोसीजर एज रैप, नंबर 1 पढ़ो, और नंबर 5 पढ़ो अदर रैप। सर रैप में इंक्वायरी भी तो होता है, रैप में इंस्पेक्शन भी तो होता है, नहीं होता है ना? रैप में सिर्फ एनालिटिकल तो होता नहीं है, तो एनालिटिकल एंड अदर रैप, ठीक है। ये क्लियर है? अभी ये फेको टाइप आंसर तो है नहीं। अगर एग्जाम में ये ब्लू कलर वाला क्वेश्चन आ गया तो उनको तो यही 5 पॉइंट चाहिए, इसको छोड़ के कुछ लिख देंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। एक बात को समझो, यू हैव टू डिफ्रेंशिएट, देयर इज समथिंग कॉल्ड डिफ्रेंशिएशन। हम लोग कैलकुलस वाला नहीं, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में ग्रुप 2 पेपर 5 ऑडिट, पेपर 6 भी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में एक माइकल पॉटर की बनाई हुई स्ट्रैटेजी है डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त है। डिफ्रेंशिएशन मतलब आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। यू हैव टू स्टैंड डिफरेंट कंपेयर टू योर कंपिटिटर्स। आज तुम लोग जो एग्ज़ाम देने जाओगे, तुम ही तो एक दूसरे के कंपिटिटर हो, सबके सब तो सेलेक्ट नहीं होंगे। पूरे भारत में जितने भी विद्यार्थी हैं सबके सब हमारे क्या लगेंगे? कंपिटिटर है ना वो तो तुम्हारे। तुम अपने आप में अकेले और बाकी जितने भी स्टूडेंट देंगे, मतलब 1 लाख स्टूडेंट अगर एग्जाम दे रहे हैं तो 99,999 तुम्हारे क्या लगते हैं? कंपिटिटर लगते हैं। तो यू हैव टू बी डिफरेंट फ्रॉम देम। नेगेटिव टोन में नहीं बोल रहा हूँ, पॉजिटिव टोन में बोल रहा हूँ कि आपको उनसे बेहतर होना पड़ेगा, कुछ डिफरेंट होना पड़ेगा, तभी आपके नंबर आएंगे। एक बात सोचो, सपोज एक एग्जामिनर है, कॉपी चेक कर रहा है, उसके बाद 400 कॉपीज आई है, उसमें 300 स्टूडेंट फेक फाक के आंसर लिख रहे हैं मन से कि प्लानिंग करते क्या मैटर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, चांद चाहिए, सूरज चाहिए, सितारे चाहिए, मतलब जो मन में आए फेक फाक के लिख रहे हैं। अब तुम भी अगर वहां पे बैठ के फेक के ही लिखोगे तो पकड़ेगा कैसे कि तुम पढ़े और वो नहीं पढ़ा है? एग्जामिनर को समझ में आएगा क्या? एग्जामिनर को पता चलेगा कि तुमने कोचिंग किया था कि नहीं, या तुमने रिविजन किया था कि नहीं किया? तो उनको नहीं पता चलेगा, वो तो तुम्हारे आंसर को देखेगा। So if your answer is in your own language, other students who have not read are also writing in own language, where is the difference? Examiner will not be able to gauge the difference. वो तो आपको वही एवरेज बिठाएगा 0-1 टाइप का। तो वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो किताब के फैक्टर्स जो स्टूडेंट याद करके लिखे वो विजेता है, वो डिफरेंट हो गया। बिकॉज अगर मेरे सामने 400 कॉपीज आएगी, उसमें मुश्किल से 20 स्टूडेंट मात्र ऐसे होंगे जिन्होंने ये बुक का पॉइंट्स लिखा होगा, बाकी 380 फेक फाक के लिखेंगे। तो अपने कोई पॉइंट्स याद करने हैं, तो पॉइंट्स याद करने के लिए तो सर निमोनिक बनाया था ना, ले मर, ठीक है। इधर टर्न द पेज, रैप। अरे हम ऐसे 315 पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं ना। चैप्टर नंबर ऐसे 315 का नाम कौन बोल सकता है? बोलो भाई। ये तो बाद में आएगा, पहले क्या आएगा? आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रोमम थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। उसको यहाँ उल्टा करके लिख दिया। रैप में नंबर 1 क्या आएगा? ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी ऑफ एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल। 2 आइडेंटिफाई एंड असेस द रोमम एट एफएस लेवल एंड एट असर्शन लेवल वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर।
है ना, वही घुमा के लिख दिया। यही डेफिनेशन वापस चैप्टर 3 में आएगा, वापस वहाँ पे प्रिपेयर करेंगे, डबल रिवीजन हो जाएगा। इधर प्लान बनाते वक्त आपको 2 काम करने चाहिए। नंबर 1 पढ़ो, नंबर 1 क्या हेडिंग? हमारी ऑडिट टीम में 7 लोग हैं जिसमें 3 क्वालिफाइड टाइप के बढ़िया है, तो उनको इन्वॉल्व करूंगा ना प्लानिंग में, कि पार्टनर खुद प्लान बना देगा, ऐसा तो नहीं है। इन्वॉल्व द की टीम मेंबर्स, ताकि उनका एक्सपीरियंस, उनका नॉलेज, उनका इंसाइट यूज होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 पढ़ो। प्लान बना के मैं जो भी स्ट्रैटेजी प्लान बनाऊंगा मुझे मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करना चाहिए। यू डोंट हैव टू शेयर द कंप्लीट डिटेल प्लान विद द मैनेजमेंट, नहीं, पर मोटा मोटा बात तो शेयर करना पड़ेगा। सी, उतना शेयर करो जिससे ऑडिट की इफेक्टिवनेस कॉम्प्रोमाइज नहीं हो जाए, ठीक है? मेरे बात को समझो, मैं समझा रहा हूँ। आज जब बैच चालू होता है, मैं कोई भी बैच प्लान करता हूँ, मुझे नए नए बैचेस देने पड़ते हैं, तो बैच का प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर करना पड़ता है कि नहीं, कि भाई इसमें इतनी क्लासेस होंगी, लगभग एक क्लास का इतना आवर होगा, किताबें इतनी, बताना पड़ता है कि नहीं? शेयर तो करना ही पड़ता है ना मुझे, ठीक है? वो बेसिक शेयर करना पड़ता है, पूरा 100% तो शेयर नहीं करना, बेसिक। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि सीए एक बेसिक प्लान और स्ट्रैटेजी अपने क्लाइंट के साथ शेयर करेगा। केयर शुड बी टेकन नॉट टू कॉम्प्रोमाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट। अब अगर मैं पूरा प्लान ही एकदम ईमेल कर दूंगा उसको, तब तो उसको पता चलेगा मैं कब कब क्या करने वाला हूँ, सरप्राइज एलिमेंट खत्म, वो डेटा पहले से चेंज कर लेगा, दैट विल टोटली मतलब डिस्ट्रॉय द ऑडिट प्रोसेस, तो वो नहीं करना है। ब्लू ग्रीन डब्बा, ब्लैक अंडरलाइन को पढ़ो। केयर इज रिक्वायर्ड नॉट टू, याद करना है भाई, केयर इज रिक्वायर्ड नॉट टू कॉम्प्रोमाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट, पर मोटा मोटा प्लान शेयर करना चाहिए। वो सीए कार्तिक का क्वेश्चन था ना, बिना बताए पहुंच गया स्टॉक काउंट पे, भाई ऐसे थोड़ा ना होता है, दरवान गेट खोलेगा ही नहीं, वो तो भगा देगा वहां से। पहले उसको बताना चाहिए मैनेजमेंट को कि वो स्टॉक काउंट पे आएगा, मैनेजमेंट इन्फॉर्म करेगी, और फिर देखो इससे होता क्या है, ये बात मैं सच बोलता हूँ कि अगर पहले से बता के मैं जाऊँगा तब तो वो सब सजा देंगे, पर इसका यही मेरी लीगल लिमिटेशन है। आई एम एन ऑडिटर, आई एम नॉट अ रेड मारने वाला अथॉरिटी कि मैं सीधा पुलिस की जीप लेके 10 ठो घुसूंगा, 100 आर्टिकल जाएंगे, दरवान को बांध देंगे कोना में। आई कांट डू दैट, दैट्स माई लीगल लिमिटेशन। ये बात मैं मानता हूँ कि बता के जाएंगे सर तो वो तो पहले से इन्वेंट्री सजा देगा, वैसे भी 31 मार्च को यही होता है, 31 मार्च को स्टॉक काउंट होता है, तो उस वक्त वो लोग अपना पूरा गोडाउन सजा देते हैं, 12 महीना जाओ गोडाउन उजड़ा हुआ है, ठीक है? पर क्या करें, दैट इज द लीगल लिमिटेशन कि इतना तो बताना पड़ेगा ही, ठीक है? ये क्लियर अपना। नेक्स्ट, प्लानिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स 2 थिंग्स, स्ट्रेटजी एंड प्लान। ये दिख रहा है, इधर पढ़ो। What are the 2 elements of planning? P and PA. What are the 2 elements of planning? P and PA. P से preliminary engagement activity, ice mice जाएंगे उसमें, preliminary engagement activity, और क्या PA, planning activity। planning activity में 2 चीज़ है, देखो blue color है ना, हाँ blue color पढ़ो। strategy, establishing overall strategy, and number 2 developing a plan. Planning involves 2 things, P and पा। पी मतलब वही क्लाइंट को लेने के पहले आइस माइस करना पड़ता है, वो सब अपना एथिक्स चेक करना पड़ता है एंड ऑल दैट। और पा मीन्स प्लानिंग एक्टिविटीज में कितना चीज है, 2, लेफ्ट साइड स्ट्रैटेजी, राइट साइड प्लान। 2 डायग्राम्स आपके सामने जो दिखाते हैं कि स्ट्रैटेजी और प्लान के बीच में क्या टाइमिंग का रिश्ता है। क्या ये डायग्राम सही है? नहीं, काटा हुआ है। क्या सही है? ये। सर स्ट्रैटेजी और प्लान भी डिस्क्रीट प्रोसेस नहीं है, बल्कि साथ साथ चलते रहते हैं, दोनों चलते हैं। स्टार्ट पहले स्ट्रैटेजी होता है, लेकिन फिर स्ट्रैटेजी और प्लान साथ चलते हैं। दे आर नोन एज, उधर देखो क्या लिखा है, क्लोजली इंटर रिलेटेड प्रोसेस। वेरी गुड। अब ये चालू हो गया पी। देखो शांति से एक बार, अभी पहले हेडिंग्स देखो, रिवीजन है, हेडिंग्स देखो। डायग्राम में प्लानिंग के नीचे 2 चीज था, पी एंड पा, तो ये पहले पी चालू हो गया। ओके, फिर रोमन, टर्न द पेज, रोमन 2 क्या है? पा, प्लानिंग एक्टिविटीज। अच्छा, प्लानिंग एक्टिविटी में 2 पार्ट था, स्ट्रैटेजी एंड प्लान। डायग्राम देखो, मिला डायग्राम, स्ट्रैटेजी प्लान। अच्छा, सबसे पहले डिस्कशन किसका होगा? स्ट्रैटेजी का। तो 2 पेज का लंबा डिस्कशन है किस पे? स्ट्रैटेजी पे। ये देखो, नंबर ए, एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी।
फिर एक पेज टर्न करो, नंबर बी डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान, समझ रहे हो, ऐसे जा रहा है पूरा। फिर वो टॉपिक खत्म होने के बाद ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। तो ये चार्ट जो तुम देख रहे हो ना, थोड़ा मास्टर चार्ट है। ये चैप्टर 2 में अगर ये मास्टर चार्ट याद है तो बाकी सब कंट्रोल में आ जाएगा। प्लानिंग इन्वॉल्व्स पी एंड पा, देन पा इन्वॉल्व्स स्ट्रेटजी एंड प्लान। तो पहले पी क्या है वो पढ़ते हैं। पी का फुल फॉर्म प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी। इसका मतलब होता है एंगेजमेंट क्लाइंट का एक्सेप्ट करने के पहले ही, शुरू में। प्रिलिमिनरी का मतलब क्या होता है, शुरू में कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ आप करिए जिससे आपको अंदर के रिस्क फैक्टर्स पता चल जाएंगे, ताकि आप डिसाइड कर सको कि काम करना है कि नहीं करना है, और अगर करना है तो कैसे अप्रोच करना चाहिए। तो इट इज़ लाइक अ प्रेपरेटरी स्टेप, इट इज़ लाइक अ, जैसे मैं हमेशा क्लासरूम में स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि जब तुम घर में अलग होकर जुदा होकर पढ़ोगे मुझसे, जैसे एक दिन में 12 घंटे से ऊपर का शेड्यूल नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि नेट तो 12 ही निकाल पाओगे, उससे ज़्यादा है नहीं। एक स्टडी सेशन 3 घंटे का होता है, ठीक है। तो जब तुम 3 घंटे का स्टडी सेशन चालू करते हो पढ़ना घर में, तो पहला वो जो 30 मिनट्स होता है ना, वो सबसे क्रूशियल होता है, क्योंकि उसमें तुम या तो हार जाओगे मेंटली या जीत जाओगे। तो पहले तुम स्टार्ट करने के पहले एक बार प्लान देख लो कि कितना पढ़ रहे हैं, क्या कंटेंट है, नहीं है, ताकि माइंड रेडी हो जाए। देखो, हर सब्जेक्ट में पढ़ते वक्त हमारी खोपड़ी अलग तरह से काम करती है, सेम तरह से काम नहीं करती है। सब्जेक्ट क्या है, चैप्टर क्या है, इंटरेस्टिंग है, नॉट इंटरेस्टिंग है, हार्ड है, ईजी है, ये सब चीज़ तुम्हारे दिमाग में आता है, और तुम्हारा माइंड अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेता है, रेडी कर लेता है अपने आप को फॉर डूइंग दैट एक्टिविटी, ठीक है ना। तो ये जो 3 घंटे का स्टडी सेशन, उसमें आधा घंटा क्या है, प्रिलिमिनरी एक्टिविटी, प्रिपरेशन कर रहे हो आगे के 2.5 घंटे के लिए, ठीक है। तुम लोग पता है तुम्हारा 3 घंटा का जो एग्जाम होता है उसके पहले 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलता है। रीडिंग टाइम 15 मिनट का, वो क्या है कि एक बार पेपर को तुम पढ़ते हो तो 2-3 चीज़ें साफ हो जाती है कि पेपर का फ्लेवर कैसा आया है, लेंदी है, नॉट लेंदी है, टॉपिक्स का कवरेज कैसा है, तुम्हारे पढ़े हुए टॉपिक्स है कि आउट ऑफ द टॉपिक्स आ गए हैं, हार्ड है, इजी है, पेपर किस तरह का है, कितना टाइम लगेगा 3 घंटे में लिखने के लिए, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कौन सा चॉइस में छोड़ देना है, यही सब तो इट्स अ प्रिलिमिनरी एक्टिविटी। तो वही अभी काम चालू नहीं हुआ है, अभी तो हम प्रिलिमिनरी एक्टिविटी कर रहे हैं। मकसद ये होता है देखना कि भाई इसका काम लूँ कि ना लूँ, और अगर लूँ तो अप्रोच कैसा होगा। ब्राउन बॉक्स, ठीक है। अब इसमें आप 2-3 फैसले लेते हो, क्या क्या, क्लाइंट का काम एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। नंबर 2, क्या हम लोग इंडिपेंडेंस एंड एथिक्स कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्टनर का ही रिश्तेदार है, तब तो फिर उसका काम नहीं करना है। एंड नंबर 3, एक एंगेजमेंट लेटर साइन करना है क्लाइंट के साथ। एंगेजमेंट लेटर का मकसद होता है सारे टर्म्स एंड कंडीशन पहले से बता देना, ताकि बाद में कोई डिस्प्यूट नहीं हो। अब ये जो 3 बातें यहाँ लिखी हैं कि प्रिलिमिनरी में आपको 3 काम करना है, यही 3 डिटेल में नीचे लिखा है। नंबर 1 क्या लिखा है, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस। पढ़ो नंबर 1 क्या लिखा है, मार्क नहीं करना, दिख रहा है। नंबर 2 यहाँ क्या लिखा है, एथिक्स एंड इंडिपेंडेंस, नीचे जाओ। नंबर 2 क्या लिखा है। नंबर 3 क्या लिखा था, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, मतलब एंगेजमेंट लेटर। अगले पेज में 3rd में क्या लिखा है, टर्म्स ऑफ, दिख रहा है अपने को, लिखना है। ठीक है, ऊपर आओ।
तो अभी अगर मैं तुमको बोलूं कि प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी में क्या 3 चीज़ें आती है, तो तुम मन में क्या बोलोगे? ईट योर पीस। ईट का फुल फॉर्म ई से एथिक्स, ए से एक्सेप्टेंस और टी से टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, लेटर ऑफ एंगेजमेंट। समझ में आ रहा है? अब अंदर डिटेल में घुस के पढ़ेंगे अपने, ठीक है? ये क्लियर है भाई? नीचे आ जाओ। अब सबसे पहले एंगेजमेंट एक्सेप्ट करना क्लाइंट का। सर एक्सेप्ट में 3 बातें हो सकती है, या तो एक नया क्लाइंट है उसको एक्सेप्ट करना, या फिर पुराने क्लाइंट को कंटिन्यू करना, या फिर पुराना क्लाइंट मुझसे जो ऑडिट करा रहा था वो कुछ और एक नया एंगेजमेंट कराना चाहता है, वो नया एंगेजमेंट करूं कि नहीं करूं। यही 3 चीज़ें यहाँ लिखी हैं। तो कोई भी नया काम एक्सेप्ट करने के पहले या पुराने क्लाइंट को कंटिन्यू करने के पहले आपको माइस चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा? माइस। एम से मैटर्स, मैटर मतलब झमेला, इशू, एनी मैटर दैट अरोज ड्यूरिंग द प्रीवियस ऑडिट और करंट ऑडिट। आई से इंटेग्रिटी ऑफ द क्लाइंट, कि क्लाइंट के जो प्रिंसिपल ओनर्स है वो ईमानदार लोग हैं कि उन पे लीगल केस चल रहा है। अरे बॉस, इंटेग्रिटी का यहाँ सिंपल मतलब है सामने वाले पे लीगल केस चल रहा है कि नहीं चल रहा। क्या मेरे पे कोई लीगल केस चल रहा है? कुछ भी चल रहा है? नहीं, तो मेरे पास इंटेग्रिटी है। क्या तुम पे चला लीगल केस कोई? तो इंटेग्रिटी है। बस इतना ही मतलब है। इंटेग्रिटी का मतलब अति ज़्यादा मत सोचना कि देवता आदमी ऐसा नहीं है, देवता नहीं है, ठीक है? इंटेग्रिटी मतलब एब्सेंस ऑफ लीगल केसेस मीन्स यू हैव इंटेग्रिटी, सिंपल, ठीक है? तो क्लाइंट के जो मेन ओनर लोग हैं वो लोग ईमानदार लोग हैं कि इंटेग्रिटी वाले। माइस, सी से कंपिटेंस ऑफ टीम, मेरी टीम की काबिलियत, और ई से एथिक्स, एथिकल रिक्वायरमेंट। अब सुनो, मैं इसको माइस को याद कराने के लिए एक डायलॉग बोलता हूँ, 2 मेरा 2 उसका। बोला है ना पहले मैंने ऐसा? ओ लिखा तो है, 2 मेरे पॉइंट्स और 2 उसके पॉइंट्स हैं। मेरे कौन से पॉइंट्स हैं? नंबर 1 कॉम्पिटेंस, एथिकल रिक्वायरमेंट्स। 2 उसका है, इंटेग्रिटी ऑफ द प्रिंसिपल ओनर्स ऑफ द क्लाइंट एंड मैटर्स दैट अरोज ड्यूरिंग करंट एंड प्रीवियस ऑडिट। नीचे आओ। अब एथिक्स इवैल्यूएट करना है। क्या करना है? एथिक्स। अच्छा, एथिक्स एंड इंडिपेंडेंस के लिए फुल डिटेल डिस्कशन चैप्टर 11 में। और वैसे टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट मतलब एंगेजमेंट लेटर, उसके लिए फुल डिस्कशन कहाँ है? वही चैप्टर 11 में डिटेल में। पी हो गया, अब किस में आ गए? पा। पा प्लानिंग एक्टिविटीज। सब प्लानिंग में 2 आता है। नंबर 1 इस साइड क्या है? स्ट्रैटेजी। उस साइड क्या है? ऑडिट प्लान। सबसे पहले डिस्कशन क्या होगा? स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी का मतलब मैन पावर प्लानिंग। पढ़ना चालू करते हैं। ये क्या लिखा है देखो, एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल स्ट्रैटेजी। डिफाइन करो, डेफिनेशन। एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल स्ट्रैटेजी इंक्लूड्स लेइंग डाउन द STD, स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन ऑफ ऑडिट एंड गाइड द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑडिट प्लान। तो स्ट्रैटेजी से हमको 2 चीजें मिलती हैं, STD ऑफ ऑडिट और दूसरा प्लान कैसे बनाना है उसका गाइडेंस, ठीक है? ग्रीन बॉक्स याद करो। याद किया? डिफाइन ऑडिट स्ट्रैटेजी। 2 पॉइंट्स याद रखना, नंबर 1 STD ऑफ ऑडिट एंड नंबर 2 गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ प्लान। तो ऐसे बोलो, ऑडिट स्ट्रैटेजी सेट्स द STD, स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन ऑफ ऑडिट एंड guides the development of an overall audit plan. अच्छा, what are the heading पढ़ो, benefits of audit strategy, manpower planning। तो QQTM, quality of manpower मतलब highly skilled, skilled, semi skilled, unskilled कैसा, ठीक है? quantity of resources मतलब कितने टीम में कितने लोग रहेंगे, ठीक है? T से टाइमिंग ऑफ रिसोर्स मतलब उनको क्लाइंट किया कब भेजूंगा, कौन से महीने में भेजूंगा। M से मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि मुझे तुम लोगों का DSR करना पड़ेगा कि नहीं? ऐसा तो ना कि टीम बना के काम खत्म, टीम का कॉन्टिन्यूअस मेरे को मैनेजमेंट करना पड़ेगा। डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू। ओके, ये क्वेश्चन में वही बोला, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रैटेजी, QQTM। स्ट्रैटेजी के ऊपर अगली टॉपिक क्या है? फैक्टर्स, ठीक है? देखो फैक्टर्स एक लंबा टॉपिक अगले पेज तक जा रहा है, ग्रीन बॉक्स है, लेकिन उसके बाद स्ट्रैटेजी खत्म है। उसके बाद स्ट्रैटेजी, क्योंकि अब फिर कौन है उसके बाद अगले पेज में? डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। तो ये स्ट्रैटेजी का आखिरी टॉपिक है ना, इसको रिवाइज कराने के बाद, याद करने के बाद अपना स्ट्रैटेजी खत्म हो जाएगा। और जो अगली टॉपिक है प्लान, वो हम अगले क्लास स्टार्ट करेंगे, अगले रिवीजन क्लास में करेंगे, ठीक है?
तो अभी स्ट्रैटेजी के अंदर ये जो 5 पॉइंट है ये याद करना है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट फैक्टर्स विल यू कंसिडर वाइल मेकिंग एन ऑडिट स्ट्रैटेजी। एज एन ऑडिटर जब मैं ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाऊंगा तो मैं कौन से 5 फैक्टर कंसिडर करूंगा। सबसे पहले कौवा मोती खाएगा, क्रो डिटेक्ट्स पर्ल। सी से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट, नीचे देखो, अरे सी से, रो से रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड कम्युनिकेशन, टी टेक्स्ट डीईटी डायरेक्ट एंगेजमेंट टीम्स एफर्ट, पर्ल पीए प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, और आर से रिसोर्सेज। स्ट्रैटेजी का मतलब भी होता है रिसोर्सेज। अब देखो इधर खाली ऊपर का 5 पॉइंट करने से थोड़ा होगा, अंदर का भी तो याद करना पड़ेगा। मैंने बोला ना यूट्यूब रिवीजन और क्लासरूम रिवीजन में फ़र्क है। अगर ये यूट्यूब रिवीजन होता तो मैं बस इतना सा डायग्राम दिखाता और मैं 5 पॉइंट बोल देता कि भाई ये 5 फैक्टर है, पर इतने से सर काम अंदर का भी अपने को पूरा याद करना पड़ेगा, वो पूछेगा एग्जाम में, तो वो करा रहा हूँ ना मैं भी इधर। सबसे पहले क्रो का सी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट। सर कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब, ओहो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब मेरे क्लाइंट पर कौन सा एफआरएफ अप्लाई करता है। अगर कंपनी है तो तुम बोलोगे शेड्यूल 3 एएस, बड़ी कंपनी तो शेड्यूल 3 इंड एस, बैंक है तो थोड़ा अलग रहेगा वैसे। नंबर 2, मेरा क्लाइंट कौन कौन से अलग अलग बिजनेस सेगमेंट्स में, और क्या उस बिजनेस सेगमेंट की नॉलेज मेरे पास होनी चाहिए कि नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई पर्टिकुलर बिजनेस का ऑडिट करने के लिए आपको उस बिजनेस की एक समझ होनी चाहिए। मैं दावे से तुमको बताता हूँ कि ये जितने भी सीए लोग, हम टीचरों का ऑडिट करते हैं ना, हम जैसे मैं एक टीचर हूँ और भी तो टीचर्स हैं, हम लोग का तो कोई ना कोई तो सीए ऑडिट कर ही रहा है, हम लोग तो कंपनी बना के बैठे हुए हैं। तो ये जितने भी सीए लोग जो हमारी ऑडिट करते हैं ना, इनको हमारे धंधे की जरा सी भी बुद्धि नहीं है, इनको एकदम नहीं मालूम है। इनको मतलब बस पता है टीचर है, ठीक है। क्योंकि हमारे ऑडिट जो भी सीए लोग कर रहे हैं वो पुराने सीए हैं थोड़े, तो उनके टाइम पे ऐसे टीचर्स नहीं होते थे। जितना भी आप जो टीचिंग रेवोल्यूशन देख रहे हो ना, ये आप समझ लो 2010 के आसपास से चालू हुआ है। उसके पहले बहुत कम टीचर्स थे, फिर जोर से मतलब 19, अगर मैं ईयर 2000 की बात करूं तब तो टोटल 2-4 टीचर हुआ करते थे, ठीक है। मतलब बहुत कम टीचर, मतलब एक सब्जेक्ट में मुश्किल से एक टीचर है वरना नहीं है, ऐसा। 2000 से लेके 2010 में टीचर्स एकदम बढ़े, और 2010 के बाद तो एकदम रेवोल्यूशन आ गया था, ठीक है। तो जितने भी सीए लोग हमारी ऑडिट कर रहे हैं उनको नहीं पता कि अभी मौजूदा टीचिंग कैसे होता है, उनको ये भी नहीं मालूम है कि हम लोग पेन ड्राइव देके भी पढ़ाते होंगे, उनको बस मालूम है क्लासरूम में पढ़ाता है, ऐसा है। तो कई बार क्या होता है, अगर आप किसी क्लाइंट को ऑडिट कर रहे हो, जब तक आपको उसका बिजनेस नहीं समझ में आएगा ना, तब तक आपको उसका अकाउंट्स भी समझ में नहीं आएगा। आपको बिजनेस समझना पड़ेगा, गुड सेक्टर है कि सर्विस सेक्टर है, ई कॉमर्स है कि ट्रेडिशनल बिजनेस है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। नंबर 3 क्या है, उनके ब्रांचेस और ऑफिसेस कितने जगह पे लोकेटेड है, तो कितना आदमी लगेगा। नंबर 4, कोई स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है क्या, अलग से कुछ और रिपोर्ट बना के देना है क्या। एंड नंबर 5, क्या प्रीवियस ऑडिट में जो हमने इस आदमी का काम किया था उसमें जो एविडेंस मिला वो इस बार यूज कर सकते हैं कि नहीं। सो ये सब किस में आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट। फिर सर नेक्स्ट क्या है, रो के अंदर ना 2 चीजें हैं, एक तो रो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, और दूसरा क्या है, कम्युनिकेशन। ज़्यादा इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन है। अंदर में जो 4 पॉइंट्स होंगे ना, उसमें आप समझ लो 3 तो कम्युनिकेशन के ऊपर है, ठीक है। कि स्ट्रैटेजी बनाते वक्त डिसाइड हो जाएगा मैं अपनी टीम से कम्युनिकेशन कब कब कैसे करूंगा, हम लोग क्लाइंट से कब कब कम्युनिकेशन करेंगे, कब कब उनको रिपोर्ट बना के देंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स TCWG ऑडिट कमेटी के साथ मीटिंग कैसे होगा, स्ट्रैटेजी प्लान का एक कच्चा सा रूप कैसे उनके साथ शेयर होगा, ऑल दैट कम्युनिकेशन इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव में बेसिकली कि व्हाट इज द टाइम टेबल, मतलब डेडलाइन क्या है, कब चाहिए इनको मेरा ऑडिट रिपोर्ट। अगेन दैट डिपेंड्स ऑन AGM। AGM अगर लेट से है तो लेट से, AGM अगर पहले है तो पहले। तो इसमें देखो क्या क्या आता है। नंबर 1 टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग, और फिर बाकी सारा किस पे है, कम्युनिकेशन एंड मीटिंग। नंबर 1 मैनेजमेंट, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीटिंग, मैनेजमेंट के साथ मीटिंग कब कब होगा, ऑर्गेनाइज करो। पहला मीटिंग को बोलते हैं किक ऑफ मीटिंग, ऑडिट स्टार्ट होता है। जैसे स्कूटर को किक मार के स्टार्ट किया जाता था ना, अभी नहीं होता, अभी भी होता है क्या पता नहीं मेरे को। बाइक स्टार्ट करते हो तो क्या किक मारना पड़ता है कि नीचे बटन दबाने वाला ना, हाँ, तो किक स्टार्ट, इसीलिए वो नाम है किक ऑफ मीटिंग। तो मैनेजमेंट के साथ पहला मीटिंग, उसमें पूरा डिस्कस करो मैनेजमेंट के साथ क्या क्या है, वो लोग को क्या एक्सपेक्टेशन है हमसे, क्या नहीं है, हमें कुछ सवाल है वो भी हम पूछेंगे। थर्ड, मैनेजमेंट से बात करेंगे कि ऑडिट तो लंबा काम है, एक दिन में तो होता नहीं है,
हमको आपने एजीएम में अपॉइंट किया और हम बोले 1 साल तक चलेंगे, तो बीच में कब कब हम लोग के बीच में मीटिंग होगी, हम लोग स्टेटस ऑफ वर्क कैसे आपके साथ शेयर करेंगे, एंड लास्ट टीम मीटिंग्स के बारे में, हमारा इंटरनल कम्युनिकेशन कब कब कैसे कैसे होगा। डिटेक्स, DETE, what are the factors that are most important which directs the team's effort। मतलब हम तो ऑब्वियसली उन चीज़ों पे ज़्यादा काम करना चाहेंगे ना जहाँ हमको फ्रॉड रिस्क दिखेगा, जहाँ हमको MMS का चांस दिखेगा, जहाँ ROMM हाई दिखेगा, तो उनको बोलते हैं फैक्टर्स दैट डायरेक्ट द टीम्स एफर्ट्स। नंबर 1, इसको याद करने के मैंने लिखाया था टेल, पूंछ, फुल फॉर्म, चेंज ऑफ ट्रांजैक्शंस, चेंज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, चेंज ऑफ इंडस्ट्री, चेंज ऑफ लॉ। अगर ये सब कुछ भी चेंजेस हुए हैं तो उन पे फिर ज़्यादा एफर्ट डाल के चेक करना पड़ेगा। पी तो पढ़ के आ चुके हैं। ET और P, एथिक्स, एक्सेप्टेंस एंड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। और कोई भी क्लाइंट को एक्सेप्ट करने के पहले क्या करना पड़ता है, माइस, ठीक है। लास्ट, रिसोर्सेस प्लानिंग, कितने एम्प्लॉय, कितने ऑडिट स्टाफ लगाऊं, उनका एक्सपीरियंस लेवल कैसा होना चाहिए, नॉलेज लेवल कैसा होना चाहिए, दैट इज रिसोर्स प्लानिंग। अब यहां तक हम लोग का ऑडिट स्ट्रेटजी खत्म होता है। अब चैप्टर 2 में मैंने जो भी रिवाइज करा एक बार हल्का सा बोल दूं। सबसे पहले तो चैप्टर 2 का नाम याद करो, ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। नाउ स्ट्रेटजी, प्लान, प्रोग्राम क्या होता है उसको समझने के लिए सबसे बेस्ट समरी चार्ट कौन सा है, ये वाला। स्ट्रेटजी गिव्स अस द STD of audit, full form. Audit plan gives us the NTE of audit plan, and audit program gives us a list of audit procedure item wise. स्ट्रैटेजी का मेन मकसद क्या है, मैन पावर प्लानिंग की क्वालिटी, क्वांटिटी, टाइमिंग और ये मैनेजमेंट कैसे किया जाए। मैन पावर प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि भाई ऑडिट टीम में कितने लोग रहेंगे, किस काबिलियत के लोग रहेंगे, कब क्लाइंट के भेजेंगे, और बीच बीच में पार्टनर उनका DSR, डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू, कोऑर्डिनेशन कैसे करेगा। अपनी टीम को भी मैन पावर प्लानिंग बोलेंगे, प्लस अगर हमें किसी अदर ऑडिटर या एक्सपर्ट की ज़रूरत है तो वो भी हमें शुरू में ही सोचना पड़ेगा। तो मैन पावर प्लानिंग प्लस यूजिंग द वर्क ऑफ अदर्स। तो मेन स्ट्रेटजी का मकसद होता है कि ब्लू कलर, क्लाइंट की ज़रूरतों को समझो, अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ द क्लाइंट एंड अकॉर्डिंगली प्लान द रिसोर्सेज टू बी रिक्वायर्ड फॉर डूइंग द ऑडिट, दैट्स ऑडिट स्ट्रेटजी। ऑडिट प्लान में क्या आता है, रैप, फैप, ओपैप। ओपैप का फुल फॉर्म अदर प्लान्ड ऑडिट प्रोसीजर। और ऑडिट प्रोग्राम मतलब एक एक आइटम का पूरा डिटेल में ऑडिट प्रोग्राम बनाना असर्शन वाइज। ओके, तो ये सीन है अपना पूरा। नाउ वी गो टू, मैंने स्ट्रैटेजी पूरा पढ़ा दिया था, तो अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ प्लान से। यहाँ पे आ जाओ, पेज नंबर 11, ठीक है। देखो मैं तो ये सब रिवीजन करा रहा हूँ तुमको भी, लेकिन बार बार ये सब रिवाइज करके याद करना पड़ेगा। आई एम टेलिंग यू, ये इट्स नॉट लाइक अ वन टाइम थिंग। ये जो रिवीजन वगैरह होता है ना, ये वन टाइम करने से नहीं होता कि एक बार कर ली हो गया, ये बार बार करना पड़ता है। गिनती मत गिनो कि एक बार, 2 बार, 3 बार, ऐसे गिनती से कोई फायदा है ही नहीं। जितनी बार करो उतना अच्छा है, ठीक है। तो बार बार करोगे तो वो धीरे धीरे क्या होगा, तुम्हारे अंदर पूरा सिंक इन कर जाएगा, फिर तुमको दिक्कत नहीं होने वाली। नाउ लेट्स स्टार्ट डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। नीडनेस टू रिमाइंड अगेन, बट फिर भी बोल देता हूँ, रिवीजन क्लास है, नॉर्मल क्लास नहीं है। नॉर्मल क्लास में तुम अपना मतलब ब्रेन पावर अगर x रखते हो, तो रिवीजन क्लास में तुमको अपना ब्रेन पावर 5x रखना पड़ेगा। कारण मैं एक साथ बहुत सारे टॉपिक में नेविगेट करूंगा और याद कराऊंगा। 2-3 बातें हैं। नंबर 1, क्योंकि मैं बहुत सारे टॉपिक में जंप करूंगा, तो इतनी सारी टॉपिक में जब हम लोग जाएंगे तो तुम्हारा माइंड थक जाएगा, 1 नंबर। लेकिन उस थके हुए माइंड के बावजूद भी तुमको मेमोराइज करना पड़ेगा। रिवीजन का मकसद समझना है कि मेमोराइज करना है। मेमोराइज करना है, समझ तो सर गई, अभी मेमोराइज करना है। इनफैक्ट एक साइड बेनिफिट और है जो मुझे कल एहसास हुआ, ठीक है। कल मैं जब लॉ का रिवीजन करा रहा था ना, लॉ में भी 2 रिवीजन क्लास हो गई, ऑडिट की अपनी दूसरी रिवीजन क्लास है। मुझे एहसास हुआ कि एक फ़ायदा हो रहा है रिवीजन का, वो ये कि जब ये पुराने चैप्टर्स को हम लोग रिविजिट कर रहे हैं, क्योंकि हम तो सिलेबस में आगे तक पढ़ के आ चुके बहुत सारी टॉपिक्स। तुम लोग याद होगा शुरू में जब मेरा बैच चालू हुआ तो मैं बोलता था कि भाई डाउट को भी थाम के रखो, धीरे धीरे देखना सब क्लियर हो जाएगा।
तो अब तो हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं ना, तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑलरेडी हाई हो चुका है। अब मैं जब उस पीछे वाली टॉपिक्स में जा रहा हूँ तो तुमको बहुत सारी बातें जो तब समझ में नहीं आई थी वो अब बेहतर समझ में आएंगे। आज की क्लास में भी तुम देखना, आज की क्लास में मैं तुमको बताऊंगा क्या होने जा रहा है। जैसे असर्शन सब तुमको आता है कि नहीं आता? भाई हम लोग कहाँ तक जा चुके हैं आगे सिलेबस में? हम लोग को असर्शन तो एकदम बाएं हाथ का खेल है। व्हाट आर द 6 असर्शन? कंप्लीटनेस, कट ऑफ, एग्जिस्टेंस ऑकरेंस, वैम, रो, पीडी। Assertion का definition, representation made by the management embodied in the financial statements and those representations are used by the auditor to find out potential misstatements, है ना। तो अभी जब मैं इसको पढ़ाता हूँ तो इसके अंदर भी assertion word है पर वो नज़रअंदाज करके आगे बढ़ते थे। अब तो असर्शन वर्ड दिखेगा तुमको मालूम है व्हाट इज असर्शन, तुम अच्छी तरह से याद कर सकते हो, तो वो बहुत बेनिफिट हो रहा है इसका, ठीक है। पर मैं बता रहा हूँ वन टाइम से काम नहीं चलेगा, बार बार करना पड़ेगा। जो जितनी बार रिविजन करेगा उसको उतना ज़्यादा फायदा होने वाला है। लेट्स स्टार्ट। डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। एक ग्रीन कलर, वंस द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड, कि मतलब कितना मैन पावर लगेगा। अब आप एक ऑडिट प्लान डेवलप कर सकते हो। Once the overall audit strategy has been established, an audit plan can be developed through the efficient use of auditors' resources. इधर understanding the client's business is important, बिना उसके प्लान डेवलप नहीं होगा। आपके प्लान में 3 चीज रहेगी, रैप, फैप, ओपैप। रैप का एग्जाम्पल इंक्वायरी ऑफ एम्प्लॉइज, इंक्वायरी ऑफ लीगल काउंसिल एंड विजिट टू द फैक्ट्री। ये तुम यहाँ से अगर नहीं भी पढ़ो तो अब तुमको आता है। सर क्यों आता है? क्योंकि 2-3 पेज के बाद ही ना, मतलब जब मैं चैप्टर 3 में चला जाऊँगा तो वहाँ ऐसे 315 पढ़ेंगे। एक बार बोलूँ क्या मैं? जाओगे? कम टू चैप्टर 3.15। 3.15 पे जल्दी से आ जाओ। आ गया भाई? 3.15 में जो बड़ा बड़ा डायग्राम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 3.15 के ऊपर एकदम एक रेड हेडिंग होगा, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर ऐसे 315। मिला कि नहीं मिला? नीचे देखो रैप का एक बड़ा सा डायग्राम है। डायग्राम में खाली ओवल्स को देखो, ओवल्स को। नंबर 1 क्या है? ओवल में मैंने लिखाया होगा नंबर 1, बोलो। इंक्वायरी ऑफ, वेरी गुड। नीचे जाओ, इंक्वायरी ऑफ अदर्स। हु आर द अदर्स? क्रिसिल। हु आर द अदर्स? क्रिसिल। बगल वाले पेज में वहीं पे 3.16 में ऊपर देखो, ऊपर पॉइंट नंबर 1 इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट एंड अदर्स के नीचे तुमने क्रिसिल लिखा होगा, निमोनिक है ना, इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट। और दूसरा क्या? इंक्वायरी ऑफ क्रिसिल। क्रिसिल का फुल फॉर्म बोल सकते हो? देख क्या? एल का फुल फॉर्म बोलो। एल का फुल फॉर्म क्या लिखा है यहाँ पे? हाथ देखो जहां मेरा हाथ है, इंक्वायरी ऑफ, ठीक है, इंक्वायरी ऑफ की एम्प्लॉइज। तो अब तो तुम बहुत ज्यादा जानने लग गए हो। अच्छा वेट करो, बगल वाले डायग्राम में फिर से देखो 3.15 पे इंक्वायरी बोल लिया, 2 नंबर बोलो क्या लिखा है? एनालिटिकल प्रोसीजर। उसको याद करने के लिए बोला था फूफा, है ना। फिर बगल में 4 नंबर बोलो क्या है? ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। उसको याद करने के लिए बोला होगा ड्रॉप। ऑब्जर्व एंड इंस्पेक्ट, पलटो पलटो, अरे जल्दी पढ़ो। 3.17 में जाओ। 3.17 में ड्रॉप मिला कि नहीं मिला? हेलो, ड्रॉप का पी क्या है? विजिट टू फैक्ट्री एंड अदर लोकेशन। मिला कि नहीं? तो यार जब तुम आगे जाके पढ़ के आते हो ना तो पीछे वाला तुम्हारे लिए और सरल हो जाता है। यू आर एबल टू कनेक्ट थिंग्स बेटर। तो ये भी एक साइड बेनिफिट हो रहा है इसका, ठीक है। लेट्स डू इट। कम बैक टू दिस पेज 2.11। तो ये अपना हो गया। नीचे देखो, ऑडिटर जब प्लान बनाता है, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट, तो वो किस किस चीज़ों पे ध्यान देता है? नंबर 1, व्हाट टाइप ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, उसको बोलते हैं नेचर, ठीक है। टी से टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, भाई कब परफॉर्म करना है। एक समय होता है ना, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है। स्टॉक काउंट वाला जो ऑडिट प्रोसीजर है, स्टॉक काउंट, वो कभी भी कर सकते हैं कि ईयर एंड, तो एक टाइमिंग है ना बॉस, टाइमिंग। एंड ई से क्या होता है? एक्सटेंट। एक्सटेंट मतलब सैंपल साइज कितना होगा। अब सैंपल साइज आता है कि नहीं आता? छोटा एन, सैंपल साइज कितना होगा। ऑडिट प्लान हमें क्या बताता है? एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। एन से नेचर, टी से टाइमिंग, ई से एक्सटेंट। सर नेचर का मतलब कौन सा प्रोसीजर, व्हाट टाइप ऑफ प्रोसीजर। टी से टाइमिंग ऑफ प्रोसीजर एंड ई से एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर, मतलब कितना सैंपल साइज रखोगे। 3 डायलॉग्स है मेरे सामने। नंबर 1, which one is more detailed? Strategy की plan is more detailed than strategy. Point number 2, plan एक ही बार में बन जाता है कि जैसे जैसे engagement आगे बढ़ता है plan develop होते जाता है। plan develop होते जाता है बिकॉज नई नई बातें पता चलती हैं। Point number 3,
अच्छा, सारा रैप खत्म करने के बाद फैप करेंगे कि थोड़ा रैप करने के बाद जिन चीज़ों का रैप कर चुके उनका फैप स्टार्ट कर देंगे? जैसे 100 आइटम्स है, 100 आइटम्स में मैंने 50 आइटम्स का रैप कर लिया, मेरे को रॉम पता चल गया, बाकी 50 पेंडिंग है, तो उनका रैप करने के पहले जिन 50 का रैप कर चुके रॉम पता चल उनमें फैप चालू कर दो। ठीक है, ऑनलाइन को पढ़ो। द ऑडिटर में बिगिन द एग्जीक्यूशन ऑफ सम फैप बिफोर प्लानिंग ऑल रिमेनिंग रैप। क्लियर है कि नहीं? और रिमेनिंग फैप, तो सारा एक ही बार में प्लान की जरूरत नहीं, यू कैन स्टार्ट। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रैटेजी एंड प्लान? पहले ऑडिट स्ट्रैटेजी क्या होता है डिफाइन करो, फिर प्लान क्या होता है डिफाइन करो, फिर 3 नंबर पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, दे आर क्लोजली इंटर रिलेटेड, बिकॉज स्ट्रैटेजी से प्लान पे फर्क पड़ता है और प्लान से स्ट्रैटेजी पे। ठीक है, डिटेलिंग कौन ज़्यादा डिटेल में होता है? प्लान। 5 नंबर गाइडलाइन, स्ट्रैटेजी गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ प्लान, तो पहले स्ट्रैटेजी फिर प्लान। ठीक है, अब नंबर 4 क्या हेडिंग है पढ़ो, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हेडिंग में लिखा है। ये एग्जाम्पल में वही लिखा था कि ऑडिटर ने कंपनी के फाइनेंस मैनेजर को बोल दिया कि तुम ही बना दो स्ट्रैटेजी प्लान, हम फॉलो कर लेंगे। ऐसा होता है क्या? नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, अच्छा, ऑडिटर जो भी स्ट्रैटेजी या प्लान बनाएगा वो मोटा मोटा मतलब नॉट इन फुल डिटेल बट मोटा मोटा मेन बात क्लाइंट के साथ शेयर करेगा कि नहीं? इट विल फैसिलिटेट द ऑडिट, बट एकदम डिटेल शेयर मत करना वरना इट विल कॉम्प्रोमाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट। 5 नंबर, चेंज ऑफ प्लान कांस्टेंट रहता है कि चेंज होता रहता है? सर चेंज होता था, बिकॉज आपके सामने न्यू इन्फॉर्मेशन आता है, अनएक्सपेक्टेड अनयूजुअल बातें पता चलती है जो आपको पहले पता नहीं थी, तो हाउ कैन योर प्लान बी कांस्टेंट? इज बाउंड टू चेंज। देखो सर, लिखा हुआ यहाँ पे 3 पॉइंट है, 1 2 3, पर पढ़ोगे तो बोलोगे सर एक ही है, सबका मतलब एक ही है, तो आपको अपना ऑडिट प्लान बार बार रिवाइज करना पड़ता है। ठीक है, ये बात ना हर चीज़ के साथ लागू है, वेदर इट इज़ अ स्टडी प्लान और इट इज़ अ बिजनेस प्लान, बार बार चेंज करना पड़ता है। सक्सेस का कोई एक नियम चलता ही नहीं है, हर इंसान के लिए नियम बदलते रहते हैं हालातों के बेसिस पे, सरकमस्टांस चेंज होते सारे नियम की बैंड बज जाती है। ठीक है, इधर एक पार्टनर है, वो अपनी टीम का क्या करेगा? DSR, फुल फॉर्म डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू। क्वेश्चन है हाउ मच DSR? सर दैट डिपेंड्स ऑन 4 फैक्टर्स। सार्क S से, अगर क्लाइंट बड़ा है, साइज ऑफ द क्लाइंट इज बिग, देन यू हैव टू डू मोर DSR, पार्टनर हैज टू डू मोर DSR। A से एरियाज, ठीक है, R से रोमम, रिस्क कॉम्पिटिशन रोमम, और फिर C से कैपेबिलिटीज ऑफ द टीम, टीम काबिल है तो मेरे को DSR कम करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंटेशन मतलब ऑडिट वर्क पेपर, मैं ऑडिट स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट करूंगा, क्यों? क्योंकि ऑडिट स्ट्रैटेजी को डॉक्यूमेंट करने से बाद में अगर मामला कोर्ट में जाता है कि मैंने काम ढंग से किया कि नहीं, मेरे खिलाफ अगर प्रोफेशनल नेग्लिजेंस का आरोप लगता है, तो वहाँ पे मैं दिखा पाऊँगा कि ये लो देखो भाई, मैंने स्ट्रैटेजी बनाई थी, मैंने कौन कौन से की मैटर्स को कंसिडर किया था, वो याद है माइस, वो सब मैंने कंसिडर किया था, वो दिखता है। तो मेरे स्ट्रैटेजी से अदालत को दिख जाएगा कि मैंने ढंग से पूरा स्ट्रैटेजी बनाया, प्लान बनाया, रिसोर्सेज में कोई कमी नहीं रखी, जितना मैन पावर चाहिए था उतना मैन पावर डिप्लॉय किया है। तो स्ट्रैटेजी मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड एज अ रिकॉर्ड ऑफ, ऑनलाइन को पढ़ो, रिकॉर्ड ऑफ की डिसीजंस, जो मैंने स्ट्रैटेजी बनाते हो इंपॉर्टेंट डिसीजंस थे सब। ठीक है, आज एक बात सोचो, तुम ही जब अपना स्टडी प्लान बनाते हो तो स्टडी प्लान के पीछे एक रीज़न होता है। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जिसने दिन में मतलब सारे सब्जेक्ट्स को कुछ कुछ टाइम दिया है, तो ये स्टूडेंट का दिमाग का रीज़न है कि ही बिलीव्स इन अ बैलेंस्ड अप्रोच, ही बिलीव्स इन अ, और एक दूसरा स्टूडेंट है जिसने क्या किया कि मान लो किसी एक या 2 सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दिया, दूसरे को कम दिया, उसका थॉट चल रहा है कि जो मेरा वीक सब्जेक्ट है उसको मैं ज़्यादा टाइम दूंगा डेवलप करने के लिए। और एक और स्टूडेंट है जिसने भी 1-2 सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दिया, पर उसने अपने स्ट्रेंथ को ज़्यादा टाइम दिया कि बोला वीक तो वीक ही रहेगा, चलो स्ट्रेंथ को और स्ट्रॉन्ग कर लें। तो मतलब ना कोई भी प्लान बनता है उसके पीछे का रीज़न होता है, तो वो रीज़न अदालत को दिखाई देगा। नंबर 2, द ऑडिट प्लान, योर ऑडिट प्लान शुड बी डॉक्यूमेंटेड, इट कंटेन्स रैप फैप, ठीक है, वो दिखाता है कि आपने कौन कौन से प्रोसीजर्स बनाए, कैसे अपना एक्सपीरियंस या PJ प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई किया। ठीक है, अच्छा प्लान हमेशा कांस्टेंट रहता है कि बदलते रहता है? प्लान को बार बार आपको पढ़ के डेवलप करके बदलना चाहिए, और प्रोग्राम भी रहेगा इसके अंदर, चेकलिस्ट भी रहेगा। नंबर 3, अगर कभी भी आपने अपने स्ट्रैटेजी या प्लान को चेंज किया है तो आपको 3-4 चीज़ें लिखनी पड़ेगी। नंबर 1, क्या चेंज किया,
नंबर 1 क्यों चेंज किया, ठीक है, क्या चेंज, क्यों चेंज, रीजन टू द चेंज एंड मतलब व्हाट इज द चेंज एंड व्हाट इज द रीजन फॉर द चेंज। इससे अदालत को ये दिखेगा कि हम लोग ना मतलब लेजी नहीं है, अगर ज़रूरत पड़े तो हम अपने प्लान को चेंज कर सकते हैं, हम अपना फैप चेंज कर सकते हैं, हम अपना रिस्पॉन्स चेंज कर सकते हैं। इट शोज दैट आई चेंज्ड माय रिस्पॉन्स ड्यू टू चेंज इन द सर्कमस्टांसेस, ठीक है। ये पढ़ो नंबर सी, मेरे को दिख नहीं रहा, डॉक्यूमेंट द एंड द रेस्पॉन्स टू द चेंज, ठीक है। ऑडिट प्रोग्राम, अब हम लोग कौन सी टॉपिक में आ गए, ये सस्ता टॉपिक है, इजी टॉपिक है, ठीक है। ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, अलग अलग आइटम्स के लिए आपने जो पूरा लिस्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर बना रखा है उसको बोलते हैं ऑडिट प्रोग्राम, ठीक है। अगर मान लो कि 100 आइटम में 20 आइटम है जिनमें हाई रिस्क है, जिसको मैं दबा के चेक करने वाला हूँ, तो कितने ऑडिट प्रोग्राम बनेंगे, 20, हर आइटम के लिए एक फुल ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम फॉर सेल्स, फॉर एग्जाम्पल सेल्स, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, रेवेन्यू रिकॉग्निशन या सेल्स हाई रिस्क आइटम होता है कि नहीं होता है, होता है ना सर। तो ऑडिट प्रोग्राम फॉर सेल्स जब बनता है सेल्स, तो उसमें 20 ऑडिट प्रोसीजर्स है, पर 20 के 20 सेम असर्शन के लिए कि अलग अलग असर्शन के लिए। तो असर्शन वाइज जब आप पूरा ऑडिट प्रोसीजर्स का लिस्ट बनाते हो उसको कहते हैं ऑडिट प्रोग्राम। सबसे बेस्ट उदाहरण दे रहा हूँ, चैप्टर 5 भरा हुआ है। अच्छा 5.16 में ऊपर क्या लिखा हुआ दिख रहा है, बोरोविंग्स, मतलब लोन वोन लिया होगा। तो बोरोविंग्स में देखो असर्शन वाइज प्रोसीजर की लिस्ट है, सबसे पहले दिख रहा होगा नीचे असर्शन एग्जिस्टेंस, और एग्जिस्टेंस के अंदर कितने प्रोसीजर है काउंट करो, 7 है ना, दिमाग में रखो। नंबर 2 नीचे और क्या लिखा है, उसके लिए कितने ऑडिट प्रोसीजर है, पलटो, 3, 7 + 3 10, दिमाग में रखो। फिर उसके बाद नेक्स्ट असर्शन कौन सा है, वैल्यूएशन। बाप रे सर वैल्यूएशन में तो आप गिनने बोलना ही मत, भर के चल रहा है, 5 2 2 7, बहुत सारा हो गया, अब मैं काउंट छोड़ दिया, ठीक है। फिर उसके बाद और एक असर्शन है, उसके अंदर भी देखो लंबा 1 पेज का पूरा चल रहा है। तो तुम देखो इतने सारे ऑडिट प्रोसीजर्स हैं, 20 से ऊपर ही है ना, और वो आपने पूरा असर्शन वाइज डिवाइड कर रखा है। तो ये 3-4 पेज का जो आप देख रहे हो दैट्स एन ऑडिट प्रोग्राम, समझे। तो आप ऑडिट प्रोग्राम का डेफिनेशन याद करेंगे। व्हाट्स द डेफिनेशन सर, लर्न द डेफिनेशन। लीजा, लीजा एल से लिस्ट ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर, लीजा का IS इंटर, इट शोज द इंटर रिलेशनशिप ऑफ वन स्टेप टू अनदर स्टेप। लीजा का A क्या है, तब पता नहीं था असर्शन क्या होता है, अब पता है असर्शन क्या होता है, अब देख के भी आ चुके। एक काम करो बगल में लिख दो ना, ठीक है। सो अब ये ब्राउन डब्बे को एक बार याद करो, ब्राउन डब्बे को। ऑडिट प्रोग्राम इज द लिस्ट ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स वेयर द ISA interrelationship of one step to another is shown, keeping in mind the assertions, keeping in mind the assertions। खत्म है लीजा, ओके। What are the 3 golden rules of making an audit program? Oops, O से one audit program is not suitable for all clients. Why sir? अंदर पढ़ो, green color। Business of the client varies in size, nature and composition, और internal controls जो हैं वो भी client to client change करते हैं। That is why on account of such variations, if you develop a single audit program, it will not be suitable for all clients. Oops, O से open mind, flexibility। हम अपने टीम को इंस्ट्रक्शन देंगे कि जब भी उनको कुछ इंपॉर्टेंट मैटर पता चले तो ब्रिंग इट टू द नॉलेज ऑफ द पार्टनर, ठीक है। ही मतलब आर्टिकल शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू नोट एंड रिपोर्ट द सिग्निफिकेंट मैटर्स दैट कम टू हिज नोटिस टू द सीनियर्स एंड टू हिज पार्टनर। इसी के अंदर ओपन माइंड रखना है, फ्लेक्सिबिलिटी रखना है, इंक्लूड एक्सक्लूड।
मैंने आपको एक लिस्ट, एक ऑडिट प्रोग्राम बना के भेजा था। ऑडिट प्रोग्राम में बहुत सारे प्रोसीजर हैं। आपको अगर लगता है कि क्लाइंट के कुछ और प्रोसीजर एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है, ऐड कर दो। आपको लगता है इसमें कोई प्रोसीजर लिखा हुआ है जो यूजलेस है, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यू कैन इंक्लूड एपी, यू कैन एक्सक्लूड एपी इन योर ऑडिट प्रोग्राम। आप अपने प्रोग्राम में जो प्रोसीजर्स की लिस्ट है ना, उसको ऑल्टर कर सकते हो। सही है। ऊप्स, पी से you should do periodic review of our audit program so that it is updated in the light of new information that comes to you। अगर आप अपने ऑडिट प्रोग्राम को रिव्यू नहीं करोगे, बस गधे की तरह वो लिस्ट है उसको करते जा रहे हो, तो आप एसेंशियली एक ऑब्सोलीट ऑडिट प्रोग्राम के बेसिस पे ऑडिट कर रहे हो, और फिर आपके ऊपर आरोप लगेगा प्रोफेशनल नेग्लिजेंस का। ठीक है। सो यू शुड पीरियोडिकली रिव्यू योर ऑडिट प्रोग्राम। ठीक है, सही है सर। ये नेक्स्ट, कंस्ट्रक्टिंग एन ऑडिट प्रोग्राम। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट याद करने की चीज़ है ये कि व्हेन यू आर कंस्ट्रक्टिंग एन ऑडिट प्रोग्राम यू शुड कीप सर्टेन फैक्टर्स इन योर माइंड। हाउ मेनी पॉइंट्स शुड यू कीप इन योर माइंड? और ये अगले पेज में क्या है? सेम है, सेम है। अब तुम ये पढ़ो कि ये बात एक ही है। मैं यहाँ से पढ़ूँ, ओनली ग्रीन कलर पे फोकस। नंबर 1, स्टे विद इन द स्कोप। मेरे काम में क्या क्या इंक्लूडेड और क्या एक्सक्लूडेड है, मैं अपने बाउंड्री के अंदर ही रहूँगा तो बेटर रहेगा। स्टे विद इन द स्कोप। ठीक है। नंबर 2, ऑडिट प्रोग्राम ओरल होना चाहिए, माइंड में होना चाहिए कि रिटर्न होना चाहिए? रिटर्न होना चाहिए। नंबर 3, बहुत यू ऑलवेज हैव मल्टीपल एविडेंसेस अवेलेबल, और उसमें से आपको बेस्ट एविडेंस चुनना है विच ब्रिंग्स यू हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन। नंबर 4, ओनली वही वाले ऑडिट प्रोसीजर लगाओ जो यूजफुल है, जो यूजफुल नहीं है वो ऑडिट प्रोसीजर आप छोड़ दो। ठीक है। 5 नंबर स्टार है। जब मैं, आप लोग मेरी टीम हो, जब मैं आपको ऑडिट प्रोग्राम दे रहा हूँ, लिस्ट ऑफ प्रोसीजर बता रहा हूँ, तो मैं आपको हर प्रोसीजर के पीछे का मकसद, ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, तभी तो आपको काम करने का मोटिवेशन मिलेगा ना। तुम सिर्फ एक ऑडिट प्रोसीजर कर रहे हो विदाउट इवन नोइंग कि क्यों कर रहे हो, तो तुमको खराब लगेगा, कि तुमको लगेगा कि अरे सर तो ध्यान ही नहीं देता, सर तो मेरा टाइम वेस्ट करा रहा है। हाँ, यही तो होता है, यही होता है। मैं सच बता रहा हूँ आपको, यही होता है। जब आप किसी दूसरे के लिए काम करते हो ना, तो आपको हर बार एक मन में एहसास होता है कि यार ये ना ज़बरदस्ती का मेरे को खटा रहा है, जो काम ये मेरे को करने को बोल रहा है उससे कोई फ़ायदा है भी नहीं, फिर भी बस मेरे को खटा रहा है। ये एक्चुअली में होता है। आई गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। तो वहाँ पर पार्टनर जब काम अपने टीम को डेलीगेट करता है तो उसको समझाना चाहिए कि देखो मैं ये प्रोजेक्ट करने बोल रहा हूँ तो इसके पीछे का रीज़न, include the brown color, include the audit objective beside the instructions and the procedures। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि कोई भी प्रोजेक्ट आप कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, ताकि आप उसको ढंग से करो, अच्छे से करो। सही है कि नहीं है? आज एक बात सोचो, मेरे को कितने, ये तो मेरे टाइम से चल रहा है यार, हम लोग के टाइम पे भी यही होता था, तुम्हारे टाइम पे भी यही होता है, आगे भी यही होता रहेगा। स्टूडेंट आएगा, टीचर को बोलेगा सर मेरे को ना थ्योरी याद ही नहीं होता, मैं बहुत कोशिश करता हूँ, और टीचर वो रटा रटाए ज्ञान देगा, लिखो। अरे पागल है क्या? टोटल पागल है क्या? 700 पन्ने किताब लिखेगा बैठ के वो क्या? लिख के कुछ नहीं होगा, पूरा टाइम खत्म हो जाएगा। टाइम खत्म, पेन पेंसिल पेपर खत्म, पर उससे याद नहीं होगा। ये एकदम अति स्टुपिडिटी वाली बात है कि लिखने से याद होता है, कोई कनेक्शन है ही नहीं। याद कैसे होता है? जिम्मेदारी लेने से होता है। ना बोल के होगा ना लिख के होगा। अगर कोई बोलेगा कि जोर जोर से बोल के याद करो, एक सब्जेक्ट में सारी किताबें को जोड़ दूंगा तो इतना मोटा निकल के आएगा, मीन्स यू नो एटलीस्ट 500-600 पेजेस। 500-600 पेजेस में कितने सारे सेंटेंसेस टाइप्ड होंगे, कितना चीखोगे, कितना बोलोगे, तुम समझ रहे हो? तो ये सोचना कि जोर से बोल के याद कर लेंगे, लिख के याद कर लेंगे, टैटू बना लेंगे बॉडी पे, तो तेरी बॉडी का सरफेस एरिया भी तो, ये सब झूठ है। याद होता है याद करने की जिम्मेदारी लेने से, कि अगर हम जिम्मेदारी लेके याद करना, नहीं मेरे को याद करना है, तब याद होगा। माइंड को तुमको ट्रेन करना है, ये राइटिंग वाइटिंग नहीं है। हम लोग क्या नर्सरी में है क्या? तो वो जो 3-4 साल हम लोग को बचपन में हमारा वेस्ट किया जाता है, 2 साल से 6 साल की उम्र तक नर्सरी में, वहाँ क्या होता है? ABCD एक दिन में A सीखेंगे, और वो भी दूसरे दिन हम भूल जाएंगे, और वो ऐसे ही होता है, ये लिखो ये बोलो, ये लिखो ये बोलो। अब वो टाइम
नहीं है. योर माइंड इज वेरी मच डेवलप्ड. बी फास्ट, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लर्न फास्ट. ना वो नाचने से होगा, ना बोलने से होगा, ना लिखने से होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता. ठीक है, याद करोगे तो याद हो जाएगा. तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, जब आप दूसरे के लिए काम करते हो ना, तो आपको हमेशा लगता है कि वो मेरे को बेकार खटा रहा है, कि वो जो काम मेरे को बोला वो ज़रूरी नहीं है. तो इसीलिए पार्टनर का ये ड्यूटी बनता है कि वो समझाए कि आई हैव टोल्ड यू टू डू दिस प्रोसीजर एंड दैट इज़ द पर्पस बिहाइंड दैट प्रोसीजर. ठीक है, तो ये स्टार पॉइंट है. 6 नंबर, कंसिडर ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ MMS. एरर मतलब मिस्टेक्स. आपको पता होना चाहिए कहाँ से हो सकता है, तभी तो आप जाके MMS ढूंढोगे. तुमको डिटेक्टिव बनना है तो पहले ये तो सोचो कि कत्ल हुआ कैसे होगा, तब तो डिटेक्ट करके आओगे ना. 7 नंबर, coordinate the procedures among the team or with the other auditors or with the expert. ठीक है, related items का प्रोसीजर एक साथ होना चाहिए कि नहीं. related items का एग्जांपल फिक्स द सेट. ठीक है, तो इनका तो प्रोसीजर एक साथ होना चाहिए. ऑडिट एविडेंस के ऊपर पूरा ऐसे 500 है. वी विल डू इट इन चैप्टर नंबर 4. यहाँ लिखा हुआ भी होगा. ठीक है, ये अलग अलग ऑडिट प्रोसीजर के एग्जाम्पल दिए. हम लोग तो बहुत ज़्यादा अब सीख चुके हैं, है ना, जो आगे के चैप्टर्स में, तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मेरे को. ठीक है, नीचे देखो, ये अपना CA है. CA को क्या मिलता है, जहाँ मेरा हाथ है पढ़ो. CA एक प्रोसीजर लगाता है कि मल्टीपल प्रोसीजर. तो मल्टीपल प्रोसीजर से एक एविडेंस मिलेगा कि मल्टीपल एविडेंस. मल्टीपल एविडेंस में से वो चुनेगा विच एविडेंस इज द बेस्ट एविडेंस. द बेस्ट एविडेंस इज द एविडेंस दैट ब्रिंग्स हिम हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन. हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन मिलने वाले एविडेंस को क्या बोलते हैं, बेस्ट एविडेंस. ठीक है, ये लाइन ना बहुत सुंदर है. हमें जो जो अलग अलग एविडेंसेस मिलते हैं, सम एविडेंसेस प्रूव द असर्शन, सम एविडेंसेस डिस्प्रूव द असर्शन. असर्शन टेस्ट करते हैं ना हम, तो कंप्लीटनेस, कट ऑफ वगैरह. तो कुछ प्रोसीजर्स और एविडेंस असर्शन को सपोर्ट करते हैं और कुछ बोलते हैं कि नहीं, ये असर्शन में जो लिखा हुआ है ये गलत है, मतलब MMS है. सम एविडेंसेस प्रूव द असर्शन, सम एविडेंसेस डिस्प्रूव द असर्शन. मतलब दिख रहा है बोर्ड पे, प्रूव मतलब सपोर्ट, डिस्प्रूव मतलब. अल्टीमेटली मुझे वो एविडेंस चुनना है विच ब्रिंग्स मी हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन. उसके एग्जाम्पल्स, ये 3 आइटम आप चेक कर रहे हो, इनमें जो आपको हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन देगा वो प्रोसीजर का नाम लिखा है. कैश इन हैंड के लिए बेस्ट एविडेंस कहाँ से मिलेगा, कैश काउंट. इन्वेस्टमेंट्स जो बैंक के पास प्लेस है उसके लिए हाई सेटिस्फैक्शन किससे मिलेगा, बैंक कन्फर्मेशन. डेटर्स के लिए डेटर्स कन्फर्मेशन. व्हाट इज दिस, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम. बचकाना टॉपिक है, समझने में फोकस नहीं है, किस पे, याद करने पे. आओ पढ़ते हैं, स्टार्ट करें. Advantage, it gives a clear set of instruction to the team to follow. Number 2, major audits के लिए ज़रूरी है. Number 3, it helps me also to select appropriate assistance. Audit program में जो जो प्रोसीजर है, easy वाले प्रोसीजर में less qualified staff को दूंगा, hard वाले प्रोसीजर में more qualified staff को दूंगा. जैसे इन्वेंट्री के अंदर सस्ता प्रोसीजर कौन सा होता है, इन्वेंट्री काउंट करना, ये किसको दे देंगे, आर्टिकल को, जा काउंट कर गया. लेकिन इन्वेंट्री का जो वैल्यूएशन होता है ना, कॉस्ट एंड RV विच एवर इज लोअर, वो हम देते हैं सीनियर को. ठीक है, तो काम का डिवीजन में हेल्प होता है. स्टार 4 नंबर क्या लिखा है, विदाउट रिटन एंड प्री डिटरमाइंड प्रोग्राम. आप बस एक मेंटल प्रोग्राम से काम कर रहे हो, उससे चांस ये होता है कि यू में ओवरलुक सम इम्पॉर्टेंट एरियाज. देयर इज ऑलवेज अ रिस्क. अगर बिना प्लान बनाए काम करोगे तो कुछ ना कुछ तुमसे छूट जाएगा. अच्छा, एक बात सोचो, मेरी मम्मी या मेरी वाइफ खाना वो लोग मतलब बहुत अच्छा बनाती हैं, तो उनको तो पूरा बाय हार्ट याद है कि खाने में क्या आइटम डलेगा नहीं डलेगा. उनसे मिस्टेक नहीं होने वाला. मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं चाय मांगूंगा और उसमें चीनी नहीं है, ठीक है, या खाने में नमक नहीं डला, ऐसा उनसे होने वाला नहीं है. पर अगर सोचो मैं खाना बनाने खड़ा हो जाऊँ, बॉस आई नीड अ रिटन ऑडिट प्रोग्राम, नहीं मतलब रेसिपी, क्योंकि देर इज़ अ 100% प्रॉबिलिटी कि मैं 2-4 आइटम तो मिस कर ही दूंगा और फिर वो पूरा गड़बड़ हो जाएगा. तो प्रोग्राम बेसिकली किसके लिए बनता है, एक हाई क्वालिफाइड ऑडिट स्टाफ के लिए कि लो क्वालिफाइड ऑडिट स्टाफ के लिए. तो रिटर्न रहने से क्या है कि वो भूलेगा नहीं, ओवरलुक नहीं होगा. ठीक है. नंबर E, असिस्टेंट लोग प्रोग्राम करने के बाद ना नीचे अपना साइन करते हैं, उससे वो लोग जिम्मेदारी लेते हैं कि ये प्रोग्राम मैंने किया था. ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी. नंबर F,
प्रिंसिपल जो मतलब मेन पार्टनर है वो ट्रैक कर सकता है कि ऑडिट सही गति से बढ़ रहा है। कैसे? मैंने इस लड़के से पूछा कि बताओ कितना % काम हो गया। ये बोला बहुत हो गया सर, बहुत हो गया। मैंने बोला कितना हो गया? बोला बहुत हो गया। मैंने फिर पूछा कि सुनो, तुमको मैंने एक ऑडिट प्रोग्राम दिया था, उसमें 100 आइटम्स थे, 100 प्रोसीजर थे, उस 100 में से कितना कर चुके हो? इसने बोला सर 20 कर चुके हैं। तो 20% ही तो किया है ना काम, बहुत बहुत बोल रहा था। तो आई कैन ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ ऑडिट। और अगर इसने बोला कि सर नहीं 100 में से 90 हो गए, हाँ तब तुम सही बोल रहा है, तब तुम बहुत कर लिया, 90% काम हो गया। तो ट्रैक्स द प्रोग्रेस ऑफ ऑडिट। नंबर जी, इट गाइड्स इवन इन सक्सीडिंग ईयर्स, बाद के सालों में भी काम आ सकता है, क्योंकि हम तो 5 साल के लिए जाते हैं ना ऑडिट करने। और नंबर एच, कल को अगर मेरे खिलाफ नेग्लिजेंस का चार्ज लगा तो मैं अपने ऑडिट प्रोग्राम से साबित कर दूंगा कि देखो मैंने अपना काम ढंग से किया है, मेरे पे नेग्लिजेंस का आरोप नहीं लग सकता। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? डिसएडवांटेजेस। ठीक है, डिसएडवांटेजेस एक अच्छी चीज का झूठ मूठ का डिसएडवांटेजेस है। नंबर 1, काम मैकेनिकल हो जाएगा, मतलब वो बस लिस्ट में देख रहा है कर रहा है, लिस्ट में देख रहा है कर रहा है, दिमाग तो लगा नहीं रहा है। ऐसा ये लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। नंबर 2, प्लान जो प्रोग्राम जो बनेगा वो बड़ा रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल, मतलब जो लिखा है वही। ये भी झूठ है, क्योंकि थोड़ी देर पहले पढ़े थे इंक्लूड ऑडिट प्रोसीजर, एक्सक्लूड ऑडिट प्रोसीजर। तीसरा, जो घटिया असिस्टेंट्स है वो प्लान के शेल्टर में छुप जाएंगे, अपनी कमियों को छुपा लेंगे। उनसे पूछेंगे तुमने क्या चेक किया? बोला मैंने तो वही किया जो आपने बोला। तुम लोग देखते हो कि नहीं देखते हो? ठीक है, तो मतलब कोई कोई होता नहीं एम्प्लॉई ऐसा कि उसको बोलो कि भाई क्या गड़बड़ किया? बोला जैसा आपने बोला मैंने वैसा किया। तो थोड़ा अपना भी तो देख लिया होता, अकल लगा लिया होता। वो नहीं लगाना है अकल भाई हम लोग को। चौथा, गुड आर्टिकल असिस्टेंट बोलेगा कि यहाँ पे तो कोई मोटिवेशन ही नहीं, आप लिख के दे रहे हो हम काम करें, मेरा अपना दिमाग तो लगा ही नहीं। बेनी भैया, एग्जाम्पल नहीं दिया था मैंने बेनी भैया का? क्या दिया है शायद बैच में। मेरे बहुत सीनियर है वो, मतलब वो क्लास 10 में थे तो मैं KG में था, सेम स्कूल में, उस तरह का। तो उनका जो एक भाई था वो मेरा सीनियर था, वो दोस्त था। तो बेनी भैया आर्टिकलशिप कर रहे थे एक बहुत अच्छी फर्म है जिसका नाम है लोढ़ा, एस्प्लेनेड में। ठीक है, एक समय बहुत टॉप पे था। तो उनसे मैं पूछा था भैया आर्टिकलशिप कहाँ करना चाहिए? तो उन्होंने बोला ये बिग 4 बेकार होता है, क्योंकि वहाँ तो रेडीमेड ऑडिट प्रोग्राम मिलता है, तो दिमाग तो लगाना पड़ता ही नहीं है। एग्जैक्टली जो यहाँ लिखा है। हम लोग को देखो, हम लोग कोई रिटन ऑडिट प्रोग्राम नहीं मिलता, हम लोग जाते हैं अपने दिमाग से करके आते हैं। ठीक है, तो बेनी भैया वॉज एन एंटरप्राइजिंग असिस्टेंट, जो ऑडिट प्रोग्राम को देखने से क्या हो जाते हैं? डीमोटिवेटेड। ठीक है ये क्या है? एग्जाम्पल ऑफ ऑडिट प्रोग्राम इन दी ICI बुक। जैसे देख लो इसको जरा, आपको सेल्स चेक करना है तो सेल्स इनवॉइस को किस किस चीज़ से मैच कराया जाएगा? ट्रेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ई-वे बिल सबसे ज़बरदस्त है ना, क्योंकि ये GST ई-वे बिल पोर्टल से निकलता है, माल जब लॉरी से आता है तब। तो ये एकदम पक्का सबूत है आपका माल निकला है। सेल का मतलब क्या? माल निकलना चाहिए, सबसे बड़ा प्रूफ है। 3 नंबर स्टॉक रिकॉर्ड एंड 4 नंबर डेटर्स अकाउंट। ठीक है, वाउचिंग कर लो आप, ये रहा उसके लिए प्रोग्राम बनाया हुआ है। ठीक ठीक, खत्म, चैप्टर 2 खत्म। थैंक यू।